डियर स्टूडेंट्स, कृष्णालाल कॉलेज छोटनपुर में संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं भोपाल से LLB व BA LLB कोर्स में जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के विश्लेषणात्मक विचारधारा अर्थात एनालिटिकल स्कूल को आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें। विश्लेषणात्मक विचारधारा जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित की गई। जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस इनको माना जाता है। उसे 1826 में लंदन विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र की पीठ के लिए चुना गया। तत्पश्चात वह जर्मनी गया और उस समय जर्मनी में प्रचलित रोमन विधि जैसी कि वह जर्मनी में अपनाई गई थी, कुछ समय तक उसने उसका अध्ययन किया। वह रोमन विधि के वैज्ञानिक विवेचन को देखकर उसे अपने देश की दुर्व्यवस्थित विधि व्याख्याओं की जानकारी हुई। उसने इससे प्रेरणा ली और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया। जो रीति उसने अपनाई उसका स्रोत मूलतः इंग्लिश था। उसने तत्वमीमांसीय प्रणाली नहीं अपनाया, जो कि एक जर्मन विशेषता के रूप में मानी जाती है। उनकी कृतियां, जॉन ऑस्टिन की कृतियां द प्रोवाइस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई। अपने व्याख्यानों में उसने विधि की प्रकृति और उसके उचित अक्षेत्र का विवेचन किया। उसने विधि के स्रोतों का भी विवेचन किया और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस प्रणाली का विश्लेषण प्रस्तुत किया। बाद में उसने एक अन्य पुस्तक ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन लिखी। यह एक तरह से ग्रे द्वारा लिखे गए एक निबंध ऑन पार्लियामेंट गवर्नमेंट का उत्तर था। तथापि विधि शास्त्र में उसका मुख्य योगदान उसकी प्रथम पुस्तक है और उसी से उसने एक अपनी ख्याति को भी पाया था। जॉन ऑस्टिन ने अपनी विधि की संकल्पना को प्रस्तुत किया और उसकी रीति को भी उन्होंने प्रस्तुत किया। ऑस्टिन द्वारा विधि की कुछ संकल्पनाएं हैं जिन्हें हम ऑस्टिन की विधि की संकल्पना के रूप में जानते हैं। ऑस्टिन द्वारा दी गई विधि की परिभाषा निम्न प्रकार है। सामान्य प्रयोग में विधि से ऐसी बातें समझी जाती हैं जिसके अंतर्गत ऐसी बातें आती हैं जिन्हें उचिततः विधि नहीं कहा जा सकता। ऑस्टिन ने विधि की परिभाषा इस प्रकार की है: किसी बुद्धियुक्त प्राणी द्वारा किसी बुद्धियुक्त प्राणी के जो उसकी शक्ति के अधीन हो मार्गदर्शन के लिए अधिकथित नियम ही विधि कहलाते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि ऑस्टिन के द्वारा दी गई विधि की परिभाषा किसी बुद्धियुक्त प्राणी द्वारा किसी बुद्धियुक्त प्राणी के जो उसकी शक्ति के अधीन हो मार्गदर्शन के लिए अधिकथित नियम ही विधि कहलाती है। जॉन ऑस्टिन ने विधियों को दो भागों में बांटा, अर्थात विधि दो प्रकार की मानी। पहली देवी विधि, दूसरी मानव विधि। देवी विधियां वे विधियां होती हैं जिनमें ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए बनाए गए नियम कानून होते हैं। अर्थात देवी विधियां ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए बनाई गई विधियां। मानव विधियां मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए
गई विधियां ही मानव विधियां कहलाती हैं। इस प्रकार से उनके द्वारा विधि का जो वर्गीकरण किया गया है वो उसे 4 भागों में बांटते हैं। देवी विधियां अथवा ईश्वर की विधियां अर्थात वे विधियां जो ईश्वर द्वारा मानव प्राणियों के लिए बनाई गई। विद्यात्मक विधियां अर्थात जो सहज तथा यथार्थतः उस रूप में कही जाती हैं और जो सामान्य और विशेष विधि शास्त्र का उपयुक्त विषय है। क्रियात्मकता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तीसरे नंबर पर विद्यात्मक नैतिकता अर्थात विद्यात्मक नैतिकता अथवा विद्यात्मक नैतिक नियम भी उन्होंने विधि के अंतर्गत रखे। नंबर 4 में उन्होंने लिखा विधियां जो लाक्षणिक रूप से या अलंकारिक अथवा मात्र लाक्षणिक रूप से या अलंकारिक रूप से अपनाई गई होती हैं वे विधि कहलाती है। इस प्रकार से प्रत्येक विद्यात्मक विधि अथवा प्रत्येक वह विधि जो साधारणतः और कड़ाई से ऐसा कही जाती है वह है जो किसी संप्रभु व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की किसी संप्रभु निकाय द्वारा किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के किसी सदस्य या सदस्यों के लिए बनाई जाती है, जिसमें वह व्यक्ति अथवा निकाय संप्रभु अथवा सर्वोच्च है अथवा उक्त अभिव्यक्ति को बदलते हुए किसी राजा अथवा संप्रभु संस्था द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए ऐसे राज्य में बनाई जाती है जो उसके बनाने वालों की अधीनता में होता है। यद्यपि यह सीधे एक अन्य मूल अथवा स्रोत में आती है, तथापि यह एक विद्यात्मक विधि होती है अथवा कड़ाई से ऐसा कही जाने वाली विधि होती है जो वर्तमान संप्रभु की संस्था द्वारा एक वरिष्ठ संप्रभु के रूप में बनाई जाती है। विधायक वह नहीं जिसके प्राधिकार से विधि प्रथमतः बनाई जाती थी या बनाई गई थी, किंतु वह है जिसके प्राधिकार से वह विधि बनी रहती है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में यहाँ के विधि निर्माताओं द्वारा बनाई गई विधि विद्यात्मक विधि है। साथ ही भारत की स्वतंत्रता के काल में ब्रिटेन द्वारा भारत के लिए बनाई गई कोई विधि भी विद्यात्मक विधि थी। उनके अनुसार विधि को एक समादेश के रूप में मानते हैं। लाइस कमाल विद्यात्मक विधि ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। ऑस्टिन का कहना है कि केवल विद्यात्मक विधि ही विधि शास्त्र के अध्ययन की उचित विषय वस्तु है। विधि शास्त्र का विषय विद्यात्मक विधि है। विधि जिसे सहज में और यथार्थतः ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक आरोप के लिए बनाई गई विधि होती है, जिसे उचित तौर पर विधि कहा जा सकता है। में समादेशों की एक किस्म है, तथापि एक समादेश होने के कारण उचित तौर पर ऐसी कही जाने वाली प्रत्येक विधि किसी निश्चित स्रोत से आती है अथवा किसी निश्चित कर्ता से उपजती है। दूसरे शब्दों में वह कर्ता जिससे वह अद्भुत होती है एक निश्चित युक्ति संगत जीव होता है अथवा युक्ति संगत जीवों का एक निश्चित निकाय अथवा समूह होता है, क्योंकि जब कभी कोई समादेश अभिव्यक्त किया जाता है या सूचित किया जाता है तो एक पक्ष का एक इच्छा अभिव्यक्त करता है कि दूसरा कोई करेगा या करने से दूर रहेगा और पश्चात कथित को कोई अनिष्ट भोगना पड़ेगा जिसका पूर्व कथित उस स्थिति में
आरोपित करने का आशय रखता है। जब उस इच्छा की अवहेलना की जाती है, किंतु प्रत्येक इच्छा का प्रकट किया जाना जो केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है अथवा व्यक्तियों से एक निकाय द्वारा निकाय का सामूहिक रूप से किया जाना या कल्पना करना ही विधि के अंतर्गत आता है कि वह व्यक्ति अथवा निकाय निश्चित अथवा नियत है या केवल किसी एक व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने वाला अथवा व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा निकाय था या वह समूह के रूप में धारण किए जाने वाला प्रत्येक आशय का प्रयोजन था या नहीं, वही कल्पना है। अवज्ञा के लिए कोई शास्ति आरोपित करने की शक्ति और प्रयोजन समादेश के मूल तत्व हैं। अनिष्ट या शास्ति के दायी व्यक्ति को उसका पालन करने का कर्तव्य होता है। अवज्ञा के लिए अनिष्ट या शास्ति अनुशास्ति कहलाती है। समादेश से कर्तव्य और अनुशास्ति प्रकट होते हैं। ऑस्टिन के द्वारा ये कहा गया है कि समादेश से कर्तव्य और अनुशास्ति प्रकट होते हैं। इसलिए समादेश कर्तव्य और अनुशास्ति अविच्छिन्न रूप से परस्पर जुड़े हैं। प्रत्येक वही विचार धारणा करता है जैसा कि दूसरे, यद्यपि प्रत्येक उन विचारों को एक विशेष क्रम अथवा सिलसिले से प्रकट करता है। एक द्वारा विचारित इच्छा और दूसरे को अभिव्यक्त या सूचित की गई इस बात के साथ कि इच्छा की अवहेलना किए जाने के मामले में कोई अनिष्ट होगा। इन अभिव्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है, जिसमें से प्रत्येक उसी जटिल धारणा का नाम होता है। इसलिए प्रत्येक विधि एक समादेश है जो एक कर्तव्य अधिरोपित करता है जो अनुशास्ति द्वारा लागू कराया जाता है। केवल सामान्य समादेशी विधि होते हैं। जॉन ऑस्टिन के द्वारा यह भी कहा गया है केवल सामान्य समादेशी विधि होते हैं, यद्यपि सभी समादेश विधि नहीं होते हैं, अपितु केवल एक सामान्य समादेशी जो किसी आचरण को बाध्य बनाता है विधि है। उपयुक्त परिभाषा में उनके लिए कुछ अपवाद भी सामने आए। ये सामान्य समादेश जैसा कि ऊपर उनकी परिभाषा दी गई है, विधि शास्त्र में अध्ययन की उचित विषय वस्तु है, किंतु ऑस्टिन के अनुसार 3 प्रकार की विधियां ऐसी हैं जो यद्यपि समादेश नहीं फिर भी विधियों या फिर भी विधि शास्त्र के सीमा क्षेत्र के भीतर आती हैं। उनमें से पहली घोषणात्मक या स्पष्टीकारक विधियां, दूसरी विधियों को निश्चित करने के लिए विधियां, तीसरी अपूर्ण बाध्यतावादी विधियां। विधि शास्त्र की ऑस्टिन की प्रणाली विश्लेषणात्मक मानी गई है। ऑस्टिन की जो विश्लेषणात्मक विचारधारा थी उनकी कुछ आलोचना भी की गई। ऑस्टिन की विचारधारा अर्थात ऑस्टिन की जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है उनकी आलोचना की गई। उनमें कहा गया कि उनकी परिभाषा रूढ़ियों की अपेक्षा की गई है। उन्हीं के द्वारा उसमें उन्हीं की परिभाषा की अर्थात उन्हीं की विचारधारा की दूसरी आलोचना विशेषाधिकार प्रदान करने वाली विधि के रूप में माना गया है। उनकी विधि न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि मानी गई। इसमें कन्वेंशन इनमें कन्वेंशन भी पाया गया। प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बनाए गए इसमें कुछ नियम हैं, इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय विधियां भी हैं। विधियां जो समादेश सिद्धांत के लिए अमान्य है या एक कृत्रिम है। विधि के पालन के लिए अनुशास्ति एकमात्र साधन नहीं है। विधि और नैतिक आधार से
संबंध पर ध्यान नहीं दिया गया है। किंतु इन आलोचना के बाद भी ऑस्टिन के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इनमें नंबर 1, चिंतन के नवीन युग का आरंभ। जॉन ऑस्टिन के द्वारा विश्लेषणात्मक विचारधारा के अंतर्गत एक विशेषता ये पाई जाती है कि इनमें चिंतन के नवीन युग का आरंभ हुआ, मिथ्या धारणाओं का निवारण भी हुआ, प्राकृतिक विधि सिद्धांत पर प्रबल आक्षेप भी आए, गुत्थियों का सुलझाना भी इसमें पाया गया। ऑस्टिन की रीति इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की एक विशेषता है। उसके सिद्धांतों का लोगों पर प्रभाव भी पड़ा है। बाद के विधि शास्त्रियों को अध्ययन की आधारभूमि भी इसने प्रदान की है। इस प्रकार से विश्लेषणात्मक विचारधारा की विशेषताएं निम्न प्रकार होती हैं। इस विचारधारा ने विधि के संबंध में एक नए युग का प्रारंभ किया। उनके द्वारा दी गई विधि की परिभाषा स्पष्ट और सरल है। इसमें विधि की मान्यता का एक सरल उत्तर प्रस्तुत किया गया है। इसने उन अनेक मिथ्या धारणाओं को समाप्त किया जिन्होंने विधि के वास्तविक अर्थ को अस्पष्ट और जटिल बना रखा था। इसके द्वारा विधि के बारे में अमूर्त और पूर्व निर्धारित धारणाओं को विधि की परिधि के बाहर निकाल दिया गया और अनेक भ्रमों का निवारण भी किया गया। विधि के क्षेत्र की एक सुस्पष्ट सीमा रेखा नियत की गई। इसमें विधि के बारे में समुचित अध्ययन का विकास हुआ। अपनी सरलता, संगति तथा विवेचना की स्पष्टता के कारण इस सिद्धांत का व्यापक प्रभाव हुआ। विश्लेषणात्मक सिद्धांत ने विधि की पश्चातवर्ती विचारधारा को आधारभूमि प्रदान किया। इसने आधुनिक काल में प्रारंभ एवं प्रचलित अनेक विधि विचारधाराओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। सामर्ड और ग्रे ने विश्लेषणात्मक विद्यात्मक दृष्टिकोण में सुधार कर इसे और आगे बढ़ाया। इस प्रकार से विश्लेषणात्मक विचारधारा अर्थात एनालिटिकल स्कूल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रकार से जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का पितामह कहा जाता है। He is the father of English jurisprudence। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक था वह जॉन ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा पर अपने विचार व्यक्त करना था। इस प्रकार से हमें पता चला कि जॉन ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा के पक्षधर थे। अब मेरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को